बस वही किया जाएगा जो आपके लिए पॉसिबल अभी है। बच्चे ओके। सो इन दैट कंडीशन ए नर्स इज ए केयरिंग फॉर इन्फेंट। एक नर्स है जो किसकी केयर कर रही है बच्चे? एक इन्फेंट की, जिसको क्या हुआ है? हिप डिस्प्लेसिया, डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। उसको हिप का डिस्प्लेसिया हुआ है। बेस्ड ऑन नर्स नॉलेज ऑन डीडीएच डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। आप ये कह रहे हो कि नर्स की नॉलेज के बेस पर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। जो नर्स है वो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रही है? तो आपने कहा बहुत बढ़िया, आपके आंसर आने लगे एंड इट इज़ वेरी नाइस। पंकज ने बोला है डी, रचना डी, नरेश डी, बहुत बढ़िया। मनोज मीन्स आपको ये पता है कि आप पढ़ चुके हो हिप डिस्प्लेसिया, और ये आपके आंसर ये बात का सबूत देते हैं कि भाई की नॉलेज अभी तक आपके माइंड में घूम रही है। और ये सबूत है इन चीज़ों का कि आप भाई का नॉलेज अभी तक भूले नहीं हो। लॉकडाउन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे। तो आपने कहा निम्न में से कौन सा ऐसा क्लिनिकल फीचर है जिसको देखकर ये लगता है बच्चे कि इस बच्चे को हिप डिस्प्लेसिया हुआ है? तो सबसे पहले हिप डिस्प्लेसिया के बारे में बात करते हैं। तो हिप डिस्प्लेसिया होता क्या है? हम सबको पता है, हिप जॉइंट की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हिप जॉइंट की। और जो हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सॉकेट किसकी होती है? एसिटाबुलम की होती है, और जो हेड होता है वो फीमर का होता है। तो बच्चे ऐसी होती है सॉकेट, और उसके अंदर हेड और फीमर ऐसे सिचुएटेड रहता है। अगर कोई भी कंडीशन ऐसी हो जाए कि जो हेड है वो एसिटाबुलम के अंदर प्रॉपरली सीटेड नहीं हो, इम्प्रॉपरली सिचुएटेड या इम्प्रॉपरली सीटेड, किसके अंदर? एसिटाबुलम के अंदर। कौन? हेड ऑफ फीमर। अगर प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं होगा तो इस कंडीशन को हिप डिस्प्लेसिया कहा जाएगा। और हिप डिस्प्लेसिया के 3 कैटेगरी पाई जाती हैं। अब पहला है बच्चे प्रीलक्सेशन। नाम बोलो साथ में, कौन कौन से बेटा? पहला है प्रीलक्सेशन, दूसरा है सबलक्सेशन, और तीसरा है लक्सेशन। कौन कौन से बच्चे? प्रीलक्सेशन, सबलक्सेशन एंड लक्सेशन। तो आपने कहा हिप डिस्प्लेसिया में वापस से देखते हैं, 3 टाइप बताए बेटा मैंने। कौन से? प्रीलक्सेशन, प्रीलक्सेशन और सबलक्सेशन एंड लक्सेशन। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की है मैंने। किसको बच्चे? हिप डिस्प्लेसिया को। आप ये समझो ये माइल्ड फॉर्म होती है। कौन सी बेटा? माइल्ड फॉर्म। कौन सी? प्रीलक्सेशन। तो सबलक्सेशन कैसी फॉर्म होती है? सबलक्सेशन फॉर्म होती है मॉडरेट। बेटा कौन सी होती है? मॉडरेट। और लक्सेशन कौन सी फॉर्म होती है? और लक्सेशन होती है सीवियर फॉर्म। कौन सी बेटा? सीवियर फॉर्म। एक्चुअल में लक्सेशन को ही कहा जाता है, एक्चुअल में लक्सेशन को ही कहा जाता है हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन कहा जाता है किसको बेटा? किसको? आंसर है लक्सेशन को। लक्सेशन ही हिप डिसलोकेशन कहा जाता है। और सब लक्सेशन के बारे में याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। कौन सा बेटा? मोस्ट कॉमन टाइप। समझ आए? तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है। एक बात और ध्यान सुनना कि सब लक्सेशन को ही कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। अगर ये पूछा जाए कि हिप डिस्प्लेसिया का एक कौन सा नाम होता है, तो सब लक्सेशन इज नॉन एज हिप डिस्प्लेसिया और लक्सेशन इज नॉन एज हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन। क्या इतना समझ में आया बच्चे? तो आपने कहा ठीक है। इन दैट कंडीशन, ये जो मैं कह रहा हूँ कॉपी में लिखते जाना, बुरे वक्त में काम आएगा। और बुरा वक्त यानी एग्ज़ाम का वक्त, तब आपको याद आएगा कि पढ़ाया किसने था। कि बोला भाई आया था, उसने पढ़ाया था। समझ में आ रहा है ना? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन प्रीलक्सेशन, सबलक्सेशन एंड लक्सेशन। क्लियर? आपने कहा सर इसके अंदर और क्या होता है? अब बात करते हैं इसमें कौन सा फीचर है। आपने कहा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज द स्पाइन एबनॉर्मेलिटी, नॉट द हिप जॉइंट एबनॉर्मेलिटी। जो लॉर्डोसिस होता है वो स्पाइन की प्रॉब्लम होता है। नाम सुने ना? लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस एंड काइफोसिस। ये स्पाइन की एबनॉर्मेलिटी होती है, इसमें हिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपने कहा कैसे? अगर ये देखो, मैं कहूँ ये लॉर्डोसिस है, अगर बच्चे ये लॉर्डोसिस है, तो आप इसमें कहाँ देख रहे हो? हिप जॉइंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बेटा स्पाइन। ये किसकी प्रॉब्लम है? स्पाइन की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि लॉर्डोसिस नहीं पाया जाता हिप डिस्प्लेसिया वाले बच्चे में। वह बहुत बढ़िया। तो स्पाइन जो कर्व है उसकी कॉमन आ जाता है। जो स्पाइन कर्व है वो हमने बता चुके हैं एबनॉर्मल हो जाता है
तो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। और स्पाइन के कर्व एबनॉर्मेलिटी हर साल एग्जाम में आया है। लास्ट ईयर भी DSSB में पूछा था कि एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर क्या कहलाता है, आंसर गया था स्कॉलियोसिस। ये एबनॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन हर साल आता है और ये आपको 1 नंबर फ्री का देके जाता है अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो। बात इतनी सी है, समझ में आया बच्चे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, तो ये जो साइन है ये तो पाया ही नहीं जाता, तो आपने कहा ठीक है लॉर्डोसिस नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन तो गया, तो पहला किसमें था, तो मेरा ये ऑप्शन गया। क्लियर बच्चे? ऑप्शन काटते हैं, आंसर निकल के आएगा। रामू कुमावत सही कहा बेटा, ट्रू हिप डिस्प्लेसिया या इसे क्या कहते हैं, दैट इज द हिप डिसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप डिसलोकेशन। आपने कहा पॉजिटिव बाबिन्स की साइन, बाबिन्स की साइन नहीं बेटा, बाबिन्स की रिफ्लेक्स होता है। बाबिन्स की साइन नहीं, बाबिन्स की रिफ्लेक्स होता है जो इन्फेंट में पाया जाता है। और ये रिफ्लेक्स में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि कौन से रिफ्लेक्स हैं, बाबिन्स की रिफ्लेक्स। तो बाबिन्स की रिफ्लेक्स पाए जाते हैं किसके अंदर, बाबिन्स की रिफ्लेक्स पाया जाता है इन्फेंट के अंदर। बेटा किसके अंदर पाया जाता है, इन्फेंट के अंदर। तो बाबिन्स की रिफ्लेक्स का कोई मतलब नहीं है हिप डिस्प्लेसिया के साथ, बिकॉज ये जो रिफ्लेक्स है वो हम पैर में चेक करते हैं, सोल में, और वहाँ की कोई भी जान पहचान भी नहीं होती है। तो आपने कहा ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आपने कहा और देखते हैं, असिमेट्रिकल थाइज एंड ग्लूटियल फोल्ड। ये जो बच्चे होते हैं उनकी जो थाइज पर और जो ग्लूटियल फोल्ड है वो क्या होते हैं, असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि बराबर होते हैं, लाइन से लाइन मिली होती है, उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। ये बात याद रखना, आज की क्लास के बाद हिप डिस्प्लेसिया का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरी क्लास सुनी है और नोट्स बनाते रहे हो तो समझ। ऐप पर जो प्रॉमिस किया था, ऐप पर पूरा सिलेबस हो जाएगा नोट सेट से पहले। जो वादा किया है वो निभाएंगे, ऐसा नहीं है। फेडेलिटी है, फेडेलिटी है, वाइटेलिटी है अपने कमिटमेंट के अंदर, आपको पूरा चीज़ मिलेगा बच्चे, समझ आ रहा है? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, तो आपने कहा कि असिमेट्रिकल थाइज एंड ग्लूटियल फोल्ड। आपने कहा मैं चेक कैसे करूंगा बेटा, एक पैर ऊपर होगा एक पैर नीचे होगा। देखो ये पैर ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना बच्चे, और ये पैर रह गया नीचे की तरफ। बहुत आसान है। तो बेटा लाइन से लाइन नहीं मिल रही, लाइन से लाइन नहीं मिलेगी, तो असिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड और मीडियल थाइज फोल्ड क्या पाए जाते हैं, असिमेट्रिकल। तो आपने कहा असिमेट्रिकल पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा यही है कि इन दैट कंडीशन कि इसका एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे है। और आप ये भी जानते हो कि जिसको हिप डिस्प्लेसिया होता है उसको अनइक्वल लेंथ होती है। बेटा क्या होती है, अनइक्वल लेंथ। क्या इतना समझ में आया? तो आपने कहा ये तो पाया जाएगा, तो आपने कहा ये तो हमें दिख गया है, तो ये तो पाया जाना है। तो थर्ड वाला तो सही है, पॉजिटिव ऑटोलोनी साइन। ऑटोलोनी साइन पॉजिटिव पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। आपने कहा करते कैसे हैं, एक बार मैं तरीका बता देता हूं ऑटोलोनी साइन करने का। एक बात जो बेसिक आपको याद रखनी है वो याद रखना कि ऑटोलोनी में थाइज को पास नहीं दूर रखते हैं। आपने कहा सर ऑटोलोनी साइन में कैसे करते हैं, तो बेटा ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ऑटोलोनी साइन का एक 3D डायग्राम है। कोशिश करना समझने की, मैं इसलिए इस डायग्राम को डाला हुआ है कि आपको बोन भी दिखाई दे जाए। तो आपने कहा कि दोनों थाइज के बीच में एबडक्शन करते हैं, हल्का सा एबडक्शन करते हैं। आपने कहा एबडक्शन करना है, बिल्कुल एडक्शन करते हैं बारलों में। आपने कहा एबडक्शन करना है किसका बच्चे, थाइज का। तो आपने कहा एबडक्शन करना है थाइज का। उसके बाद क्या करना है सर, एक हाथ से एक पेल्विस को स्टेबल कर लो, एक हाथ से एक पेल्विस को स्टेबल कर लीजिए। और उसके बाद आप अपनी जो दोनों उंगलियां हैं वो हिप्स के पीछे चली जाएंगी, और जो अंगूठा है वो लेजर ट्रोकेंटर पर आएगा, और जो उंगलियां हैं वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाएंगी। ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेजर ट्रोकेंटर इज द पार्ट ऑफ फीमर बोन। नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा उंगलियां किस पे गई, उंगलियां गई बेटा ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, और अंगूठा गया लेजर ट्रोकेंटर पर। जैसे ही आपने एबडक्शन किया था, जैसे ही आपने एबडक्शन किया, तो बच्चे जो पहले से जॉइंट बाहर था, जो हेड ऑफ फीमर पहले से बाहर था, उसको अंदर लाने के लिए आपने उंगली से फोर्स लगाया, अंगूठे से नहीं। अंगूठे से फोर्स लगाते हैं बारलों के अंदर, उंगली से फोर्स लगाते हैं किसके अंदर, ऑटोलोनी के अंदर। तो जो फोर्स है वो आगे लगेगा, तो फोर्स लगेगा फॉरवर्ड एंड इनवर्ड,
फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। तो आपसे पूछा जाए फोर्स किसने लगाया, तो बेटा फोर्स किसने लगाया, आंसर है बेटा मिडिल फिंगर। किसने लगाया, मिडिल फिंगर। आपने कहा डायरेक्शन क्या है सर फोर्स की, डायरेक्शन को डबल स्टार बना लो। ऑटोलॉनी में दो क्वेश्चन कंफर्म है, एक तो थाइज का एबडक्शन किया जाता है, और बेटा फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। फॉरवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन पाई जाती है फोर्स लगाने की। किस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन का नाम है बेटा हिप डिस्प्लेसिया, और मैं साइन चेक कर रहा हूं ऑटोलॉनी। तो आपने कहा ऑटोलॉनी से है ना क्लंक साइन, बहुत बढ़िया गौतम एकदम सही कहा बेटा, क्लंक साइड आती है। और जो क्लंक साइड आती है सर ऐप में पीडिया में सीबीएस की नर्सिंग मैनेजमेंट की क्लास डाल दो, आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। अभिषेक घबराओ मत, हर चीज मिलेगी जो भी आपको बोली गई है। त्रिदेव दांगी गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। आपने कहा तो इन दैट कंडीशन, आपने कहा विशाल शर्मा ऐप में क्वेश्चन सेशन नोट सेट, बेटा जहां से तेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं तू वहां से ले ले विशाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दुकान खुल गई है क्वेश्चन सेशन की, 200 500 400 जहां जो मिल रहा है वो ले ले। यहाँ तो तभी मिलेगा जब अरेंज होगा, ठीक है बेटा विशाल। जल्दबाजी नहीं करते, घास कूड़ा नहीं काटना, समझ में आ रहा है ना बच्चे के पुराने पड़े पेपर छाप दो, वैसा काम नहीं होगा। पेपर बनाए जाएंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा जब तक दुकान खुली है क्वेश्चन की, कहीं से भी लो, 100 में भी मिल रहे हैं, 200 में भी मिल रहे हैं, 500 में, जैसी अच्छा है वैसी छांट लो। क्वेश्चनों की कहीं कोई कमी नहीं, यहाँ तो तभी मिलेंगे जब क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। आपने कहा तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एबडक्शन करना है थाइज का, ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या है, फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। कौन सा डायरेक्शन है बेटा, फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। कि ऑटोलॉनी में 2 चीजें जरूर याद रखना, क्लियर है। आपने कहा ठीक है सर, तो क्या ऑटोलॉनी टेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आपने कहा कैसा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब चंक साउंड आएगी। जब चंक साउंड आती है तब उसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। और साउंड भी कैसी आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट। कैसी आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब है कि इन दैट कंडीशन आवाज इतनी तेज आए कि मुझे सुनाई दे, आवाज इतनी तेज आए कि मुझे सुनाई दे। छोटी मोटी क्लंक साउंड को मैं ऑटोलॉनी में पॉजिटिव नहीं मानता, समझ में आ रहा है। तो मैं छोटे मोटे साउंड को मैं कंसीडर नहीं करता हूं, इतना तेज आए कि मुझे सुनाई दे, इसलिए वो क्लंक साउंड तेज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन, तो ये बात भी है कि पॉजिटिव ऑटोलॉनी साइन पाया जाता है। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब अफेक्टेड, आपने कहा कि अगर जिस तरफ का हिप डिस्प्लेसिया हुआ है उस तरफ की एक्सट्रीमिटीज की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हिप डिस्प्लेसिया होकर ऊपर गया है। जब हिप खिसक के ऊपर गया है, हेड ऑफ फीमर ऊपर चला गया है, तो लेग नीचे से उठेगी, और जब लेग नीचे से उठेगी तो मुझे वो छोटी दिखाई देगी, और जो छोटी दिखाई देगी उसका मतलब है कि बच्चे ये भी एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखो आप। तो बेटा ऑप्शन सही है डी, और ऑलमोस्ट हर बच्चे ने इसका आंसर सही दिया था। और ये देखकर मुझे और खुशी हुई कि आप अपना स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा चुके हो। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, यकीन मानो उन बच्चों को हिप डिस्प्लेसिया पूरा टिप्स पर याद है, और आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड अब कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये कन्फर्म है। और आपने जैसे भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, और वही बस आप इसको, आपने जो अपना स्टैंडर्ड हाई किया है बाकी बच्चों के कंपेयर में, उसे मेंटेन रखना, उसे मेंटेन रखना, जुड़े रहना, सही पढ़ना चाहे कम पढ़ना। हर जगह पढ़ना जरूरी नहीं होता है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। आप वहाँ पढ़ो जहाँ आपका सबसे ज़्यादा भरोसा है, यहाँ से वहाँ जंप करने से नहीं बेटा, तो वहाँ पढ़ो। और आपको पता ही है भरोसा कहाँ होना चाहिए और भरोसा कहाँ नहीं, आप सब समझदार हो मुझसे भी ज़्यादा। तो आपने कहा क्वेश्चन पहला क्लियर हो चुका है, और इसका आंसर था बच्चे डी। आई होप सबका ये समझ में आ गया। आपने कहा सर क्वेश्चन फर्स्ट के बाद ये है बेटा अनइक्वल जो हैक लेंथ है, आपने कहा एक लेंथ छोटी एक बड़ी हो जाती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुझे इसलिए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है गालेजी साइन प्रेजेंट इन विच कंडीशन।
गालेजी साइन प्रेजेंट इन विच कंडीशन। तो आपने कहा गालेजी साइन किस में पाया जाता है बेटा, हिप डिस्प्लेसिया में पाया जाता है। और ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये क्वेश्चन इतने आसान लगते हैं कि बोला ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। और जिन्हें आसान लगते हैं आज उनकी सैलरी को आए 4 महीने हो चुके हैं। जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लगते थे क्लास में पढ़ने के बाद उनकी सैलरी आए 4-5 महीने हो चुके हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। अगला नंबर आपका है और आपका तभी है जब आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको। वेरी गुड। मोहन कलमा, यही बेटा मैंने बताया था सफदरगंज में, बिल्कुल सही कहा, 2019 में आया था। और वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को कि सर एजिटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपने कहा जो गालेजी साइन है इसी को बेटा एलिस साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिस साइन। तो आपने कहा अनइक्वल, जब बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखकर नी को फ्लेक्स किया जाता है, जब बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखकर नी को फ्लेक्स किया जाता है तो बेटा दोनों नी की जो लेंथ है वो अनइक्वल हो जाती है। और जो अनइक्वल हो जाती है तब कहते हैं कि गालेजी या एलिस साइन पॉजिटिव पाया जाता है। त्रिदेव दांगी एकदम सही कहा बच्चे, दैट इज द हिप डिस्प्लेसिया। प्रेमराज फुलवाई, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट नहीं बेटा, वो मैं आएगा, मैं बता दूंगा, घबराओ मत। अगला वो भी आएगा, पूरा हिप डिस्प्लेसिया आज की क्लास में क्लियर होगा। और एम्स का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ये, एम्स का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है हिप डिस्प्लेसिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो जुड़े रहें और आपको पता है पढ़ना क्या है। तो आपने कहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ये आपके सामने है, पढ़ो बच्चे। राजेंद्र वर्मा सही का बेटा, करण वर्मा सही का, सतनाम सिंह बिल्कुल सही कहा था आपने, बिल्कुल ये आ चुका है, तभी मैंने बताया है, हर एग्जाम में आया है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक बात तो, एम्स में 2 साल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, 3 साल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, 5 साल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, ये फालतू के लोगों की फैलाई गॉसिप है। इन चीज़ों पे ध्यान न दें, आप सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान दें कि पढ़कर लगना कैसे है। कोई भी एक्सपीरियंस की बात अभी नहीं आई है, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पास हुआ, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जोक है कि 2.5 साल मांग रहे हैं कि 3 साल मांग रहे हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है? व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से आया है। और जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है उसकी 90% खबरें फेक होती हैं। तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर ध्यान मत दो, वहाँ से जो ग्रेजुएट हुए आज सड़कों पर घूम रहे हैं। ठीक है बेटा। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बहुत बढ़िया, सबको आंसर देना, एक भी बच्चा रहना नहीं चाहिए जो आंसर नहीं दे, सबको आंसर देना है। ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, कितना बच्चे? 3 साल का बच्चा है, रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी करा के आया है हिप डिस्प्लेसिया की, और उसकी हमने क्या लगा रखी है? हिप स्पाइक का कास्ट लगा रखी है। तो आपने कहा हिप स्पाइक का कास्ट में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी गलत है, मैंने कहा प्रायोरिटी पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दोगे आप। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है आपको, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे। हाँ सही पकड़े बेटा, बहुत बढ़िया। आज आपने जितने आंसर सही दिए हैं ना, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी विद यू। इतना मन खुश कर दिया आप लोगों ने कि आपका लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, अब बस लगे रहो। बहुत बढ़िया बच्चे, सबका आंसर ऑलमोस्ट सी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे। कुछ का ए भी आ रहा है, कुछ चलो हाँ डी भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब तो थोड़े चेंजेस भी आ रहे हैं। ओके, सतनाम सिंह सही कह रहे हो बच्चे आप। ए सी 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 सी, ओके, ऑलमोस्ट सबका आंसर सी है। तो चलो देख लेते हैं बच्चे इसका क्या आंसर है, क्या इसका आंसर नहीं है, और बाकी इसके आंसर क्यों नहीं है। क्लियर है? ओके गुड। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बहुत बढ़िया बच्चे। कास्ट सिंड्रोम का नाम सुने हो? कास्ट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम सुना होगा क्या? कभी नाम सुना है आपने कास्ट सिंड्रोम? चलो नहीं सुना, कोई बात नहीं, क्लास में आए हो तो कुछ नया लेके जाओ। मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम को ही कास्ट सिंड्रोम कहा जाता है, मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम को ही
कास्ट सिंड्रोम कहा जाता है, हाँ या ना बच्चे। और ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है हिप स्पाइक का कास्ट का, नॉर्मल नहीं, रेयर टू रेयर। मैं बता देता हूँ, बच्चे ने मेरे को याद दिला दिया तो मैं चलो आपके लिए, क्या पता आपकी किस्मत में एक अलग क्वेश्चन लिखा हो एग्जाम के लिए। तो आपने कहा कि स्पाइक का कास्ट जो हिप की है, इसका कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन बता रहे थे आप। हाँ, मैं इसका रेयर कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ जो बहुत कम होता है, बट हाँ होता जरूर है। आपने कहा क्या नाम है सर इसका? मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, या इसे कहा जाता है कास्ट सिंड्रोम। कि जो कास्ट सिंड्रोम है ये बहुत रेयर पाया जाता है, बट हाँ कभी हो सकता है। आपने कहा इसके अंदर होता क्या है कि स्पाइक का कास्ट लगाने की वजह से, स्पाइक का कास्ट लगाने की वजह से क्या होता है बच्चे कि ड्यूडेनम कंप्रेस हो जाता है, ड्यूडेनम का लोअर पार्ट कंप्रेस हो जाता है स्पाइक का कास्ट लगाने की वजह से, जो काफ़ी रेयर है। आपने कैसे हो जाता है सर? बिटवीन द मीजेंट्रिक आर्टरी एंड एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा एंड मीजेंट्रिक आर्टरी के बीच में दब जाता है ड्यूडेनम का लोअर पार्ट, जिसे कास्ट सिंड्रोम कहा जाता है। आई होप आपने कहा समझ में आया बच्चे। तो आपने कहा विल्की सिंड्रोम, बहुत बढ़िया, अरविंद पाटीदार एकदम सही जा रहे बच्चे। तो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, मैंने कहा कि सर अगर कास्ट लगवा के आया है तो आपने कहा क्या इस बेड के हेड को एलिवेट करना चाहिए था? क्या इस बेड के हेड को एलिवेट करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, राइट आंसर। बट इट्स नॉट माय प्रायोरिटी, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि मैं आते ही सबसे पहले कास्ट बाद में देखूं, सबसे पहले मैं हेड को एलिवेट कर लूं। नहीं, मुझे आंसर देना है किसके अंदर? प्रायोरिटी के अंदर। और ये कंफर्ट वाली बात है, कंफर्ट की बात तो बाद में भी देख लेंगे। कंफर्ट ही प्रोवाइड करना है तो फिर मैं बाद में देख लूंगा, अलग से इश्यू क्या है। तो बच्चे प्रायोरिटी वाइज तो मेरा आंसर ये नहीं बैठता। क्या इतना समझ में आया है? तो आपने कहा ये स्कॉलियोसिस की सर्जरी के बाद होता है, बिल्कुल हाँ संजय शर्मा, ये स्कॉलियोसिस की सर्जरी के बाद भी होता है, मैंने मान लिया, वहाँ तो होता ही है। यहाँ पर रेयर कॉम्प्लिकेशन है, अगर कास्ट ऊपर लग जाती है, हिप से थोड़ा स्प्रेड होकर ऊपर आ जाती है, तो इसमें विल्की सिंड्रोम भी पाया जाता है, जिसे कास्ट सिंड्रोम कहते हैं। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। तो आपने कहा ऑफर सिप ऑफ वाटर, अभी बच्चे के कास्ट लगाई है, आपने कहा कास्ट लगाते हैं सर्जरी के बाद, और सर्जरी के तुरंत बाद पानी ऑफर नहीं करते हैं। पहले एक बार उस बच्चे को कंडीशन में आने देते हैं, रिकवरी करने देते हैं कि बच्चे को असर है या नहीं एनेस्थीसिया का, क्योंकि आपने सर्जरी के बाद कास्ट लगाया है, कास्ट नहीं लगाई है, सर्जरी के बाद कास्ट लगाई है। तो आते ही पानी ऑफर नहीं करना है, मेहमान नहीं है कि घर में आएगा तो पानी चाय पी के जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? अजय जहांगीर बेटा सब हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करा देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो आपने कहा चेक सर्कुलेशन सेंसेशन एंड मोशन ऑफ टोज, अगर कास्ट टाइट लग गई, अगर कास्ट टाइट लग गई तो एक बात ध्यान रखना, कास्ट इज कन्वर्ट इनटू टर्निकेट। अगर कास्ट टाइट हो जाती है, अगर कास्ट टाइट हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो कास्ट है इट विल कन्वर्ट इनटू टर्निकेट, यानी ब्लड सप्लाई बंद, ब्लड सप्लाई बंद। तो आपने कहा सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? कम। तो वो पार्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? नीला होने लगेगा, साइनोसिस आने लगेगी। आपने कहा सर एक बात बताओ, कास्ट लगवाई है मैंने कहा हाँ कास्ट लगाई तो है, तो आप कास्ट में करते क्या हो? प्रॉक्सिमल पार्ट चेक करते हो या डिस्टल पार्ट चेक करते हो? आप बताओ कौन सा चेक करूं, प्रॉक्सिमल पार्ट चेक करूं या डिस्टल पार्ट चेक करूं? बताओ जरा। बहुत बबलू सिंह एकदम सही कहा बच्चे। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, बताओ इसका आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर क्या है कि प्रॉक्सिमल पार्ट चेक करना चाहिए था या डिस्टल पार्ट चेक करना चाहिए कास्ट लगाने के बाद? आंसर तो फटाफट। बहुत बढ़िया बबलू, महेंद्र, के आंसर आने लगे हैं। और यही तो आपके पढ़ने का मजा है, ऐसा लगता है जैसे लाइव क्लास में बैठे क्लास ले रहा हूँ। तो आपने कहा गुड्डू, विष्णु, बहुत बढ़िया बच्चे, सतनाम, परफेक्ट, सब का आंसर डिस्टल है, सबको आंसर देना, एक भी रुकना मत। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को ये पता भी है कि प्रॉक्सिमल चेक करते हैं, डिस्टल चेक करते हैं। तो सबके आंसर आ रहे हैं, दैट इज बहुत बढ़िया। डिस्टल यानी दूर वाला, बहुत बढ़िया बेटा, परफेक्ट,
दैट इज द ब्यूटी। आप लोगों की स्टडी का यही है। तो आपने कहा हमेशा कहाँ चेक करते हैं बेटा, आंसर है डिस्टल पार्ट पे चेक करते हैं। क्या चीज़? सर्कुलेशन चेक करते हैं। आपने कहा सर्कुलेशन क्यों चेक करना है कि अगर कास्ट टाइट हुई तो बेटा सर्कुलेशन हो जाएगा प्रभावित। तो आपने कहा मैंने क्यों कहा, मैंने कहा आपसे अभी कहा था टाइट कास्ट इज इक्वल टू टर्निकेट। अगर कास्ट टाइट लग गई तो टर्निक्यूट के बराबर काम करती है। तो आपको पता है टर्निक्यूट क्या करता है, ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। सर्कुलेशन कम होगा, चीजें नम होने लगेंगी। नम मतलब कि सेंसेशन कम होने लगेंगे, नमनेस आएगी। तो आपने कहा सर्कुलेशन कम होगा तो नमनेस आएगी। आपने कहा नमनेस क्या होता है, यानी सेंसेशन का उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, कौन टच कर रहा है कौन टच नहीं कर रहा है, कौन छू के चला गया कौन वहीं खड़ा है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा सर्कुलेशन, नमनेस, फिर बेटा क्या आने लगेगा वहाँ, साइनोसिस। क्या आने लगेगा बेटा, साइनोसिस। किस पार्ट पे, डिस्टल पार्ट पे। आपने कहा उसके बाद आपने कहा मोशन ऑफ टोज। अगर आपने कहा कि आप बच्चे को बोलो बेटा जरा पैर हिला के बताना, अगर बच्चा पैर हिला रहा है तो चलो इतना तो है कि नर्व तो कम से कम कंप्रेस नहीं हुई है। अगर ये ज़्यादा टाइट काफ़ी लंबे समय तक रह गया, अगर ये ज़्यादा टाइट काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है तो बच्चे इस बात का ख्याल रखना कि बाद में एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, पैर को काटना भी पड़ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाइपोक्सिया पैरों में नहीं होता है बेटा। तो इन दैट कंडीशन, तो आपने कहा उसके बाद आप देखोगे क्या मूवमेंट करना है आपको, टोज का मूवमेंट करा के देखना है फॉर नर्व फंक्शनिंग। तो ये सब चीज़ें आपको प्रायोरिटी में रखनी है। सबसे पहले तो यही चेक करो कि कास्ट टाइट तो नहीं लग गई है। कास्ट को सूखने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, कास्ट ड्राई हो जाती पूर्ण रूप से। और कास्ट की केयर करना नर्स को अच्छे से पता होना चाहिए। कास्ट को केयर करना नर्स को पता होना चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए हाउ टू केयर ऑफ कास्ट। कास्ट को कभी गीला नहीं रखते हैं, कास्ट को कभी गीला नहीं रखते हैं। जिस बच्चे ने कास्ट पहनी होती है उसे कभी टब बात नहीं कराते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आपने कहा कास्ट आपको लगभग कितना रखना पड़ता है, मिनिमम टू मिनिमम आपको कास्ट 6 वीक रखनी पड़ती है, और हो सके तो आपको हर 6 वीक में चेंज करनी पड़ती है। क्लियर है बच्चे? तो आपने कहा स्पाइक का कास्ट 6 वीक तक है, आपने कहा 6 वीक में चेंज करनी होती है, और 6 वीक के चेंज करने के बाद आपको ये कब तक रखनी होती है, 6 मंथ तक रखनी होती है। हाँ बहुत बढ़िया, नॉट गेट वेल एंड नेवर अप्लाई पाउडर, ये एकदम सही कहा के ने, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन कभी क्रीम पाउडर या साबुन यूज नहीं करते उस जगह पर जहाँ आपने क्या लगाई है, कास्ट। जहाँ कास्ट लगाई है वहाँ कभी ऐसी चीज़ें यूज नहीं की जा सकती। तो आपने कहा सर चेंज करना है कास्ट को हर कितने टाइम में, हर 6 वीक में चेंज करना है, और कास्ट लगनी चाहिए 6 महीने तक, कास्ट लगनी चाहिए 6 महीने तक, हाँ या ना? और 6 साल तक कास्ट का यूज करके हिप डिस्प्लेसिया को ठीक किया जा सकता है। देखो 6 कितना इंपॉर्टेंट है। कास्ट में 6 6 6 आ रहा है, यानी कि एकदम मान लो युवराज सिंह बन गया कास्ट। आपने कहा कैसे सर? मैंने कहा कि देखो चेंज करना है कास्ट को, चेंज एवरी 6 वीक, चेंज एवरी 6 वीक। आपने कहा टोटल ड्यूरेशन कितना रखना है, आपने कहा 6 मंथ, हाँ या ना? एंड एज अप्रोप्रिएट, कितनी एज तक ये अच्छे से काम करता है, तो आपने कहा 6 ईयर तक कास्ट को यूज अच्छे से ले सकते हैं बच्चे के अंदर, बाद में भी ले सकते हैं, और 6 ईयर तक आपको ये अच्छे से काम में लेना है। बात समझ में आई बच्चे? क्लास डिलीट हो जाएगी, क्लास तो कोई नहीं बचती, तो ये क्यों बचेगी? क्लास नहीं मिलती है, क्लास आपको लेनी पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी को दे रखा है और किसी को देना ही है, तो भाई को दो, काम आएगा, टाइम तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, तो ये मैं जो चेक कर रहा हूँ बच्चे, तो रूल ऑफ 6, सही कहा बच्चे। शंकर दयाल ने कहा, रामू कुमार ने रूल ऑफ 6 बना दिया, बहुत बढ़िया। तो एक बार रूल ऑफ 6 ही मान लो आप बच्चे इसको। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं है जाने से पहले, याद रखना, ठीक है बच्चों?
तो आपने कहा ये क्वेश्चन तो हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? आपने कहा ये टर्न द चाइल्ड इन द राइट साइड पोजीशन। बिल्कुल सही कहा कि बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। आई ऑल्सो एग्री, मैं भी इस पर एग्री हूं कि बच्चे की पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए, बट मैं इस पर एग्री नहीं हूं कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरा एक्शन हो सकता है, ये मेरी प्रायोरिटी हो सकती है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती। और मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी बतानी है, तो बच्चे आंसर क्या जाएगा? आंसर बहुत बढ़िया बेटा, इस बच्चे ने एकदम सही कहा। क्या नाम है इस बच्चे का? सुनीता जाकर। सुनीता का ने कहा बेटा चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्ली। परफेक्ट, ऐसे बच्चे जुड़े रहें तो फिर बात ही क्या है। तो आपने कहा कि 2 आवर में चेंज करना है, पर फिर भी प्रायोरिटी मेरी वो नहीं होगी। गौरव जैन, पूरा टाइम दिया हुआ सर भाई को। बिल्कुल, आप मुझे टाइम दो और मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। कन्फर्म है, इस हाथ दो और इस हाथ लो। जितना टाइम दोगे उतना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबका हुआ है, तुम्हारा भी होगा। बहुतों का करवाया है, तुम्हारा भी करवाएंगे, बस आप जुड़े रहो। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के सामने। और हाँ, ये देख लो, आपने कहा सर कास्ट आपके सामने ये रही बेटा। अगर बाइलेटरल कास्ट है तो आप देख लो, आपने कहा ये बीच में क्यों लगा दिया है भाई? ये बीच में इसलिए लगाया है कि थाइज पास ना आ जाएं। ये बीच में इसलिए लगाया है कि थाइज पास में ना आ जाएं। जब जब हिप डिस्प्लेसिया का वर्ड आए, जब जब हिप डिस्प्लेसिया का वर्ड आए, आप सबसे पहले एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देना, और उस क्लियर करने वाली बात का नाम है एबडक्शन। कि थाइज को पास नहीं, थाइज को दूर रखो। दूरी रहेगी तो रिश्ते सही रहेंगे। ज़्यादा पास आ गए तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और रिश्ते बिगाड़ने नहीं है, इसलिए थाइज को दूर रखना है। इसलिए मैंने बीच में ये व्यवस्था की है जिससे कि दोनों थाइज का एबडक्शन मेंटेन रहे। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चे। तो प्रिवेंट एबडक्शन नहीं है बेटा, शार्प रिजवी प्रिवेंट एबडक्शन नहीं है, मेंटेन एबडक्शन है। एक वर्ड से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप कह रहे हो प्रिवेंट एबडक्शन और मैं कह रहा हूं मेंटेन एबडक्शन। समझ आए बच्चे? तो आपने कहा इस प्रकार का कास्ट का यूज करके आप, और है एक बात बता दूं मैं आपको, आप सबसे पहले कास्ट नहीं लगाते हो, आप शुरुआत कास्ट से नहीं करते हो। तो फिर कैसे करते हैं सर? पहले हम करते हैं मैनिपुलेशन। पहले हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन। फिर हम क्या लगाते हैं? स्प्लिंट। क्या लगाते हैं बेटा? स्प्लिंट। फिर क्या लगाते हैं? कास्ट। फिर हम करते हैं सर्जरी, ओपन रिडक्शन। फिर हम वापस लगाते हैं कास्ट, फिर हम वापस लगाते हैं स्प्लिंट। समझ में आ रहा है ना? हम डायरेक्ट कास्ट नहीं लगाते थे। कास्ट कर लगा के फायदा क्या? जब हेड ऑफ फीमर बाहर हो तो पहले हेड ऑफ फीमर को अंदर रखो, फिर कास्ट लगाना। समझ में आ रहा है ना? फ्रेज का प्लो स्प्लिंट सही कहा बच्चे। तुम इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है आप लोगों पर। आपको हर चीज़ आती है। 2 गज दूरी मास्क के जरूरी। बहुत बढ़िया बच्चे। 2 गज मत कर देना, इतना पैर नहीं फैला पाएगा बच्चा। 2 गज में तो एक पैर हो जाएगा दिल्ली में और एक पैर हो जाएगा पंजाब में। समझ में आ रहा है? वैसे मत करना बच्चों। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, अगला क्वेश्चन पढ़ो जो आपके सामने है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्री स्कूल एज चाइल्ड। Preschool age child, which of the following assessment should the nurse use to assess the development of hip dysplasia? बहुत बढ़िया। एक नर्स है और वो केयर कर रही है प्री स्कूल बच्चे की। प्री स्कूल बच्चे की केयर कर रही है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी द नर्स टू यूज असेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बच्चे हिप डिस्प्लेसिया, यानी हिप डिस्प्लेसिया वाले बच्चे के डेवलपमेंट में। बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गए, दमादम आंसर आ रहे हैं। डी डी डी, बहुत बढ़िया बच्चे, डी परफेक्ट। स्वाति, आकाश, प्रिया, पूजा, घेवर, किरण, माया, मनोज, निशा, समता, रवि जैन, रवि सूर्या,
बहुत बढ़िया बच्चे, परफेक्ट। गजेंद्र, परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया बच्चे। तुम्हें इतना आसान लग रहा होगा ना कि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर आज आप बहुत इजी क्वेश्चन लाए हो और उसका आंसर है डी। मैं समझ गया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुमसे मैंने पहले कहा था हर चीज में ट्विस्ट होता है। इतने दिनों से तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे मेरी क्लास के बाद, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा मोरल बूस्ट किया जाए और तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करवाऊं जो तुम्हें आते हों और या तुम्हारे रेंज के अंदर हों। और थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया और आप सबका आंसर गलत हो गया। एक बात कन्फर्म है, इसका आंसर डी नहीं है। तो डी वालों कृपया करके वापस लौट आओ धरातल पर, आंसर डी नहीं है, आंसर डी नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देखो इतना आसान नहीं हूं मैं हूं पर सबके लिए नहीं हूं। तो ये तो कन्फर्म है कि आंसर डी इसका नहीं है। तो डी वाले जो ये कह रहे थे सर आज इजी क्वेश्चन है, आज शाम को जाके 1 चम्मच च्यवनप्राश ज़्यादा खाना। ठीक है बच्चों, ओके। अब सबके आंसर बदल गए, अब सबके आंसर बदल गए कि इसका आंसर डी नहीं है, तो फिर कुछ और जुगाड़ में लग गए। यही तो तुम्हारा मेन कर्तव्य है। तो आपने कहा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी नहीं है, क्योंकि एक बात तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। बच्चा प्री स्कूल है, बच्चा बेटा प्री स्कूल है, और प्री स्कूल एज होती है बेटा 3 to 6 ईयर। कौन सी होती है? 3 to 6 ईयर। और 3 to 6 ईयर में एक बात आप कंफर्म समझ लो, ऑटोलॉनी और जो बार्लो टेस्ट होते हैं, ऑटोलॉनी और जो बार्लो टेस्ट होता है, दे आर ओनली यूजिंग इन द अर्ली इन्फेंसी। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोलॉनी एंड बार्लो, ऑटोलॉनी एंड बार्लो टेस्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं अर्ली इन्फेंसी के अंदर। और इन्फेंसी की बात बहुत पीछे रह गई, ये बच्चा तो टॉडलर से भी बड़ा है, ये तो टॉडलर से भी बड़ा है और टॉडलर से बड़ा हुआ, इसका मतलब ऑटोलॉनी और बार्लो टेस्ट इस एज ग्रुप में किसी काम के नहीं होते। तो आपने कहा ये सर कब काम में आते हैं? ये तब काम में आते हैं अब इस एज में ऐसा कोई टेस्ट लो जो स्पेसिफिक हो। आपने कहा 3 से 6 महीने, 3 से 6 साल का बच्चा क्या खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है। क्या उसकी वेट बियरिंग कैपेसिटी है? बिल्कुल है वेट बियरिंग कैपेसिटी। और जब उसकी वेट बियरिंग कैपेसिटी है तो इसके लिए जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूं उस टेस्ट का नाम है ट्रेंडल वर्क टेस्ट। तो बेटा आंसर है इसका बी। बात समझ में आई? बात समझ में आई है ना बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, हाँ मैंने कहा था ना बच्चे इतना आसान नहीं हूं मैं आसान बनता हूं क्योंकि आप डिप्रेशन में ना हो। नहीं तो आप जानते हो चीज़ों को ट्विस्ट करना कितना आसान है। तुमसे तो जब चाहो तब क्वेश्चन गलत करा लो, बिल्कुल आसान है तुमसे क्वेश्चन गलत कराना। मैं जानता हूं तुम लोगों को, तुम लोगों के साथ रहा हूं, मुझे पता है तुम कहां पर फिसलते हो। समझ में आए? तो आपने कहा आंसर क्या है बच्चे? ट्रेंडल वर्क टेस्ट होता है। आपने कहा ट्रेंडल वर्क टेस्ट कब करते हैं? तब करते हैं जब बच्चे की वेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है, और वेट बियरिंग कैपेसिटी आती है तभी तो हम ट्रेंडल वर्क टेस्ट करते हैं। आपने कहा जो ट्रेंडल वर्क टेस्ट है आप उसमें क्या चेक करते हो? मैं उसमें चेक करता हूं द मसल्स की स्ट्रेंथ। आपने कहा कौन सी मसल की? एबडक्टर मसल। आपने कहा हिप एबडक्टर मसल, हिप एबडक्टर मसल्स को चेक किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है ट्रेंडल वर्क टेस्ट में। एक क्वेश्चन जो आपने कहा उस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि सर ट्रेंडल वर्क टेस्ट कहाँ चेक करते हैं और किस में चेक करते हैं? तो ट्रेंडल वर्क टेस्ट हम हिप एबडक्टर मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए काम आते हैं।
तो आपने कहा जैसे ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये जो मसल्स हैं वो कौन सी हैं बच्चे? दैट इज एबडक्टर मसल। कौन सी मसल है? एबडक्टर मसल होती हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा एबडक्टर मसल में कौन सा पता है? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनियस। तो आपने कहा और भी कई सारी होती हैं जो हम मसल्स को यूज करते हैं, हाँ या ना? इसकी मसल्स की वीकनेस को चेक करना कौन से टेस्ट में होता है? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडलबर्ग टेस्ट ओनली यूज इन द केस ऑफ हिप डिस्प्लेसिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता देता हूं इसे कहाँ चेक कर सकते हो। इसे रूमेटिक आर्थराइटिस में भी चेक कर सकते हो, रूमेटिक आर्थराइटिस में भी चेक होता है, हाँ या ना? कौन सा? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, एक तो रूमेटिक आर्थराइटिस में चेक कर सकते हैं, और रूमेटो आर्थरो में जो कंडीशन है बच्चे, और भी जो बोन की प्रॉब्लम है उनमें भी चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि हिप डिस्प्लेसिया का कॉपीराइट होता है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट के ऊपर, और भी कई बार इससे हम जुड़े होते हैं, और जो है रूमेटिक आर्थराइटिस का नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी आप काम ले सकते हो। आपने कहा ऑस्टियो आर्थराइटिस, बिल्कुल ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी काम में लिया जा सकता है, रूमेटिक आर्थराइटिस में भी इसको चेक करते हैं। आपने कहा सर होता कैसा है? होता कैसा है एक बार देख लेते हैं, होता कैसे है बच्चे। ये जो दिख रहा है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, देखो एक बार आप। तो चेक करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ सुन लेना जो मैं कह रहा हूँ। आप खुद भी कर सकते हो, मोबाइल लेके खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाना, 30 सेकंड तक एक पैर पे खड़े रहना। जो नॉर्मल हैं वो पूरे 30 सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, उनकी दोनों लेवल बिल्कुल बराबर होता है, दोनों जो हिप हैं उनके लेवल बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब है कि 30 सेकंड तक अगर आप एक पैर पे खड़े रहे, आपका एक पैर ऊपर नहीं गया, एक हिप्स ऊपर नहीं गया, तो ये मानना कि आप में तो ट्रेंडलबर्ग नेगेटिव है, और आपका हिप डिस्प्लेसिया भी ठीक है, और आपके हिप्स भी बराबर ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप 30 सेकंड आप खड़े हुए और एक हिप ऊपर खिसक गया, तो इसका मतलब है आपकी एबडक्टर मसल वीक है। कौन सी मसल्स वीक है? एबडक्टर मसल्स वीक है, तभी ये ऊपर खिसक के गया है, क्योंकि दोनों में पैर ऊपर है। आपने कहा कितना करना है? 30 सेकंड कर लो, पता चल जाता है कि क्या व्यवस्था है इसके अंदर। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा जो प्रभावित पैर होता है वो ऊपर खिसक जाता है, उसका हिप्स ऊपर चला जाता है, और जब ये चला जाता है तो ट्रेंडलबर्ग, आप सब ने फंडामेंटल में एमएसएन में 50 बार सुना होगा, जब दोनों चीजें हेड और लेग बराबर न होकर नीचे ऊपर की तरफ होती हैं, जब समान न होकर उनका लेवल ऊपर नीचे होता है, तो बेटा यही ट्रेंडलबर्ग है। यहाँ हेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है वो ऐसी हो गई है, और इस कंडीशन को ट्रेंडलबर्ग कहते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रेंडलबर्ग पड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया तो कहाँ गया बच्चे? सो इन दैट कंडीशन, तुम्हारा ऊपर नहीं गया, बहुत बढ़िया बच्चे, फिर तो अच्छी बात है कि ऊपर नहीं गया है। तो आप सब अभी तक तो नॉर्मल हो, कल की व्यवस्था कल देख लेंगे। समझ आया इतना? तो आपने कहा चलो ठीक है, इन दैट ये नॉर्मल था, और ये क्या था बच्चे? ट्रेंडलबर्ग। तो ट्रेंडलबर्ग टेस्ट क्या चेक करता है? एबडक्टर मसल्स की वीकनेस को चेक करता है, पहली चीज। आपने कहा कौन कौन सी और का शरीर कहाँ कहाँ काम आता है? तो हिप डिस्प्लेसिया में चेक कर सकते हो, रूमेटिक आर्थराइटिस में चेक कर सकते हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस में चेक कर सकते हो। किसको? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट को। अरे हाँ या ना? आपने कहा ठीक है। एक नाम और आया है बेटा, क्या नाम आया है? बार्लो टेस्ट। क्या नाम आया है? बार्लो। चलो बार्लो के बारे में भी बात कर लेते हैं, बार्लो टेस्ट कैसे करते हैं। मैंने ऑर्टोलॉनी बताया था, मैंने कहा था थाइज का एबडक्शन मेंटेन करना कहा था ना। बार्लो में जज्बात अलग हैं और बार्लो की बात अलग है। तो बेटा बार्लो में क्या करते हैं, ये जो आपके सामने हो रहा है बेटा, ये टेस्ट हो रहा है बार्लो टेस्ट। आपने कहा बार्लो टेस्ट में एक बात ध्यान रखना, दोनों थाइज पास हैं, इसलिए ये कंफर्म है कि यहाँ होगा बेटा एडक्शन। यहाँ पर थाइज का क्या मेंटेन करते हैं? एडक्शन मेंटेन करते हैं। यहाँ पर थाइज का एडक्शन मेंटेन करते हैं। लाइन टू लाइन बच्चे आंसर। अशोक चौधरी, ऑन्कोलॉजी स्टार्ट,
ऑन्कोलॉजी क्लास स्टार्ट करवा तो बेटा मिल जाएगी ऑन्कोलॉजी। तुम लोगों को तो ये समझ लो कि 93.5 FM रेडियो पर बैठे हुए हो, जो तुम्हारी मर्जी आती है तुम वो डिमांड कर देते हो। कोई बोलता है सर MSc का एग्ज़ाम है रिसर्च करवा दो, फिर कोई कहता है सर निमेंस आने वाला है सर आप नर्वस सिस्टम करवा दो, फिर कहता है सर कैंसर आने वाला है ऑन्कोलॉजी करवा दो, कल तुम्हारा NHM आएगा तब बोलेगा कम्युनिटी करवा दो, फिर कुछ और आएगा तब बोला घर आके करवा दो। ऐसे नहीं हो पाता बच्चे, सब्र करो, सब मिलेगा। मैं तुमसे बोल दूं कल मिलेगा, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं तभी बोलूँगा जब पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आज आपने कहा कि इन दैट कंडीशन सर प्रेशर कौन लगाएगा। ऑटोलॉनी में प्रेशर किसने लगाया था? फिंगर ने। और यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा बेटा? यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा? चलो आंसर दो, कौन प्रेशर लगाएगा? कौन लगाएगा प्रेशर बच्चे? सर क्लास का टाइम थोड़ा बड़ा कर दो। इतना बड़ा और कितना बड़ा बच्चे? ये सही टाइम है, 8 बजे तक 1 घंटे में आपसे बातें हो जाती हैं, कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी है। आयुष, हाँ बहुत बढ़िया। ये बताओ प्रेशर कौन लगाएगा? बहुत बढ़िया। के हंसा, अशोक, रवि, चलो बहुत बढ़िया। प्रेशर कौन लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा थंब। बेटा प्रेशर कौन लगाएगा? थंब। और किस पर लगाएगा? आंसर है लेजर ट्रोकेंटर पर। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या बेटा? लेजर ट्रोकेंटर पर। बहुत बढ़िया। प्रेशर कौन लगाएगा बेटा? प्रेशर लगाएगा थंब। एक तो क्वेश्चन बनता है कि एबडक्शन या एडक्शन, आंसर है बेटा विच वन? एडक्शन। और प्रेशर लगाएगा थंब। और प्रेशर की अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले, प्रेशर की अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो आपने कहा डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? आपने कहा बेटा बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, हाँ या ना? तो इन दैट कंडीशन लगाएगा बच्चे थंब। और थंब लगाएगा, डायरेक्शन कौन सी होगी? बैकवर्ड एंड आउटवर्ड, पीछे की तरफ और बाहर की तरफ, जिससे कि हिप का जो जॉइंट है उसमें से कौन बाहर निकल जाए? हेड ऑफ हीमर बाहर निकल जाए। प्रेशर लगाओ तो बाहर निकल जाए, प्रेशर छोड़ो तो वापस आ जाए, फिर वापस बाहर निकालो तो बाहर निकल जाए, और वापस छोड़ो तो अंदर आ जाए। ये कहलाता है पॉजिटिव बार्लो टेस्ट या पॉजिटिव बार्लो साइन। क्या कहलाता है बेटा? पॉजिटिव बार्लो साइन। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा सर ये बताओ जब बार्लो टेस्ट करते हैं तो नी को स्ट्रेट रखते हैं या नी को फ्लेक्स रखते हैं? नी को स्ट्रेट रखते हैं या नी को फ्लेक्स रखते हैं? इन दैट कंडीशन बेटा नी को 90 डिग्री पर फ्लेक्स रखते हैं। ये याद रखना, इसमें घुटने मुड़े हुए दिख नहीं रहा क्योंकि डायग्राम 3D है, आपके लिए बहुत बेहतर है ये 3D डायग्राम। तो आपने कहा नी जो है बच्चे, वो नी किधर होनी चाहिए? वो नी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? 90 डिग्री पर। क्या इतना समझ में आ चुका? नी 90 डिग्री पर हमको रखनी है। क्लियर बच्चे? गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा है और आपके गलती करने की संभावनाएं और ज़्यादा बड़ी हैं। CL आज की क्लास बच्चों के लिए रहने दो सर प्लीज़, फादर डे का गिफ्ट, फादर डे का गिफ्ट बेटा मैं घर आके दूंगा, ठीक है? क्लास को यहीं रहने दो, क्लास लाइव ही रहेगी बेटा, और जो गिफ्ट चाहिए तू मांग ले, बड़ा भाई समझ के मांग ले, मिल जाएगा, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा, ये क्वेश्चन बड़ा ढंग से पढ़ना, ए नर्स केयरिंग फॉर ए टॉडलर हु इज, ए नर्स केयरिंग फॉर ए टॉडलर हु इज डायग्नोस्ड विद हिप डिस्प्लेसिया, जो किसके साथ डायग्नोस हुआ है? हिप डिस्प्लेसिया के साथ हुआ है डायग्नोस। क्लियर बच्चे? हैज़ बीन प्लेस्ड इन हिप स्पाइक का कास्ट, जो किस पर रखा गया है? उसे हिप स्पाइक का कास्ट लगाई गई है। क्या लगाई बेटा? हिप स्पाइक का कास्ट लगाई गई है। द चाइल्ड मदर आस्क द नर्स वाई ए पेवलिक हार्नेस इज नॉट बीइंग यूज, इज नॉट बीइंग यूज, कि आपने कहा कि सर ये जो पेवलिक हार्नेस है वो आप यूज में क्यों नहीं ले रहे हो? नर्स से पूछा कि पेवलिक हार्नेस रखी हुई है, कास्ट लगा दी, कास्ट तो बहुत बेकार है,
आप इसकी जगह पेवलिक हार्डनेस लगा देते, वो ज़्यादा सही रहता। उसने कहा ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स बाय नर्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपने कहा अप्रोप्रिएटली एड्रेस द मदर क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे। सिंपल सा फंडा है बेटा, बच्चा टॉडलर है, हिप डिस्प्लेसिया में कास्ट लगा दी है, हिप डिस्प्लेसिया में कास्ट लगा दी है। उसकी माँ ने पूछा कास्ट क्यों लगाई है, आपने कास्ट की जगह अगर आप पेवलिक हार्डनेस लगा देते तो भी ठीक था। अब एज ए नर्स मुझे क्या आंसर देना चाहिए था वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसने कहा आपके आंसर आने लगे डी 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 नीलम। हाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन बड़ा है, कईयों को तो अभी तक अंग्रेजी पढ़ में नहीं आई है, कई तो एकदम अभी अंग्रेजी पढ़ेंगे, उनका मतलब गूगल करेंगे तब जाके तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हो बेटा। अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था। नरेश चौधरी डी, मीना बी, चंद्रशेखर डी, नरेंद्र डी, नरेश डी, हिटमैन सी, सारे अंग्रेजी पीड़ित विद्यार्थी आंसर करो। डी, नो आइडिया सर। तो बेटा टेक एयरटेल, इट इज वेरी सॉफ्ट आंसर, DDH में बहुत बढ़िया। डी बी डी बी, चलो आंसर तो आ रहे हैं कम से कम आप लोगों के, ठीक है बच्चे। द पेवलिक हार्डनेस यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद द स्कोलियोसिस, ये एकदम क्रांतिकारी ऑप्शन है। नर्स बोल रही है मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ पेवलिक हार्डनेस क्योंकि पेवलिक हार्डनेस हिप डिस्प्लेसिया में काम में नहीं लेते, वो तो काम में लेते हैं स्कोलियोसिस में। एकदम बेकार आंसर, क्योंकि पेवलिक हार्डनेस ऑल्सो यूज इन हिप डिस्प्लेसिया, इसे स्कोलियोसिस में काम में नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नर्स नहीं बोलेगी, और बोल भी सकती है अगर कुंजी से पढ़ी हो तो। अगर नर्स कहीं कुंजी से पढ़ के आई है तो बोल भी सकती है, पर ज़्यादातर नर्स ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है बच्चे। गुड। जितने बच्चे हैं सबको वीडियो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। नहीं तो हिप डिस्प्लेसिया एग्जाम में 0 होने वाला है आप लोगों का। आपने कहा पेवलिक हार्डनेस इज यूज फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, ये कह रहा है कि पेवलिक हार्डनेस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आपका बच्चा टॉडलर है, आपका बच्चा टॉडलर है और ये पेवलिक हार्डनेस मैं लगाता हूँ स्कूल एज में, यानी 6 से 12 साल में लगाता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतने बड़े बच्चों में पेवलिक हार्डनेस काम में नहीं आती है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा। आयुष एकदम सही पकड़ा कि बी तो नहीं होगा, बाकी सर आप देख लो अपने हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन द पेवलिक हार्डनेस कैन नॉट बी यूज फॉर योर चाइल्ड बिकॉज हर कंडीशन इज टू सीवियर, ये कंडीशन बहुत सीवियर है। बहुत सीवियर कहाँ है? हिप डिस्प्लेसिया है और उसके बाद मैंने कास्ट लगा दिया है। जहाँ मैं कास्ट लगा सकता था वहाँ मैं स्पाइक का कास्ट भी लगा सकता हूँ और वहाँ मैं पेवलिक हार्डनेस भी लगा सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि सीवियरिटी डिसाइड करती हो कि मुझे क्या लगाना है। सीवियरिटी डिसाइड बेटा नहीं करती, याद रखना, सीवियरिटी डिसाइड नहीं करती है। तो आपने कहा फिर सर क्या है? पेवलिक हार्डनेस ओनली यूज इन्फेंट लेस देन 6 मंथ, बहुत बढ़िया। पेवलिक हार्डनेस और फ्रेजिका पिलोस्प्लिंट, पेवलिक हार्डनेस और फ्रेजिका पिलोस्प्लिंट मेनली यूज द बिलो 6 मंथ ऑफ एज, बिलो 6 मंथ ऑफ एज, या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम इट कैन बी यूज अप टू इन्फेंसी। ये सिर्फ इन्फेंसी में ही काम में लिया जा सकता है। तो नहीं, पेवलिक हार्डनेस, अनीता मीना, पेवलिक हार्डनेस डिफरेंट थिंग एंड फ्रेजिका पिलो डिफरेंट थिंग, ठीक है बच्चे, दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। हाँ बिल्कुल सही कहा। सो इन दैट कंडीशन, तो आपने कहा कि जो सॉफ्ट स्प्लिंट्स होती हैं उन्हें हम कम एज में काम में लेते हैं क्योंकि उनकी मसल्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती हैं कि आप उसे पास ला सको। तो आपने कहा सर पेवलिक हार्डनेस कैसी होती है? ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द पेवलिक हार्डनेस, ये जो आपको दिख रहा है बच्चे ये पेवलिक हार्डनेस होती है। तो आपने कहा
सर ये लेग स्ट्रिप होती है और ये होता है जो फ्लेक्शन, हाँ या ना बच्चे, यानी थोड़ा सा ऊपर मेंटेन करता है, ऊपर खींच कर रखने वाला फ्लेक्शन स्ट्रेप, आगे नहीं आने देने वाला एबडक्शन स्ट्रेप, जो आगे नहीं है, ये वाला पीछे वाला इस पैर को आगे नहीं आने देता है। राकेश डिलीट बेटा, राकेश बेटा, पर तू पहले एक बार ढंग से लिख, क्या कहना चाह रहा है, तेरे जज्बात तेरे शब्दों से मैच नहीं कर रहे हैं। राकेश निंगानिया बेटा, एक बार तू समझ कि क्या कंडीशन है। हाँ डिलीट नहीं है बेटा, देते बोल रहे हो तो शब्दों का चयन भाषा से मैच करना, जज्बात से मैच करना बहुत जरूरी है राकेश जी। तो अगली बार अगर रोस्ट करने आओ तो शब्दों को सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। आपने कहा शोल्डर स्ट्रैप, जो कि इस पैर को नीचे नहीं जाने देती। शोल्डर स्ट्रैप से कौन कनेक्ट है, फ्लेक्शन स्ट्रैप किससे जुड़ा हुआ है, शोल्डर स्ट्रैप से। बेटा ये है चेस्ट स्ट्रैप एंड दैट द लेग स्ट्रैप। तो ये जो स्ट्रैप्स हैं जिनका यूज हम करते हैं, जिनका यूज हम कर रहे हैं पेवलिक हार्नेस बनाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो जो पेवलिक हार्नेस है वो छोटे बच्चों में काम आता है। इस बच्चे को देखकर भी तुम्हें लग रहा होगा कि ये बच्चा छोटा है और इस पर पेवलिक हार्नेस काम में आ सकती है। हाँ तो अच्छा, न्यू कंसेप्ट गेमिंग समझ गया जज्बात, ये बेटा एकदम सही मीडिएटर पकड़ा है मैंने। तो इन दैट कंडीशन, ये जो पेवलिक हार्डनेस है वो छोटे बच्चों में काम आती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अच्छे से पढ़ें और इस बच्चे इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका प्रॉपर आंसर जरूर दें। ए 3 month ओल्ड चाइल्ड, एक 3 महीने का बच्चा है, डेवलपमेंट ऑफ, उसे भी क्या हुआ बेटा, हिप डिस्प्लेसिया हुआ है। 3 महीने का बच्चा है, क्लियर है। हाँ अब सही कहा राकेश निंगानिया, सही कहा बेटा। इज बीइंग फिटेड फॉर पेवलिक हार्नेस, इसको क्या फिट कर दिया, पेवलिक हार्नेस। आप बोले सर अभी तो आप मना कर रहे थे पेवलिक हार्नेस की, एज का फर्क है ना बेटा, ये 3 महीने का बच्चा है और वो बच्चा 3 साल का बच्चा था, तो इसलिए मैं यूज कर सकता हूँ पेवलिक हार्नेस को, क्लियर है। In that condition, which statement made by parents indicate need for further instruction? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बोला है घर वालों ने जिसको देखकर नर्स ने कहा रुको जरा, पूरी बात अच्छे से सुनो, आप जो बोल रहे हो वो गलत है। कि कौन सा पेरेंट्स ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि नर्सिंग ऑफिसर के दिल को छू गई। उसमें रुक भाई, अभी रुक जा, पूरा सुन के जा, अभी तक तुम पूरा समझे नहीं हो, तुमने पूरी फीलिंग को समझा नहीं अभी तक, रुको पूरा सुन के जाओ। ऐसी कौन सी बात बोल दी है पेरेंट्स ने। सारांश माथुर ए, ओके, रवि जैन ए, बहुत बढ़िया, जीतू सी, श्रवण ए, देवेश ए, माही डी, पंकज जांगिड़ सी, नरसिला शर्मा बी, गौरी ए, कारगी बी। ओके, लंकापति ए, रिंकी ए, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं बी सी डी। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा सही फील कराया कि इस क्वेश्चन ने ये बता दिया कि इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ये बताने के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं जिसने इसका आंसर दिया ना हो। ए भी मिला, बी भी मिला, सी भी आ रहा है और डी भी आया है। चलो ऑप्शन बनाना सही साबित हुआ। आप शायद क्वेश्चन को समझे नहीं अभी तक। मैंने ये पूछा है कौन सी बात ऐसी बोल दी है नर्स ने, सॉरी पेरेंट्स ने, जिसको देखकर ये लग रहा है कि नहीं आपने गलत बोली है। एक बार पूरा सुनो, वापस से सुन के जाओ, कौन सी बात बोली है वो देखो। सबसे पहले सबने इसका आंसर ए दिया है, तो मैं बता दूं आपका आंसर एकदम, ए वालों का आंसर बच्चे एकदम ये मान लो कि पूरी तरीके से गलत है।
तो ए का आंसर गलत है। कैसे गलत है वो मैं बता देता हूं आपको। क्लियर बच्चे? तो पहले ए वाले आ जाओ एक एक करके और अपना इनाम लेके जाओ। सारे जो ए वाले हैं पहले अपना इनाम लेके जाएं। बहुत बढ़िया, क्लियर है, गुड। तो आपने कहा सर ए गलत है, मैंने कहा ए गलत है तभी मैंने ए काटा है। आपने कहा कैसे सर? आई शुड लीव द हार्नेस, मैं हार्नेस हटा दूंगा ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ डाइपर। आपको डाइपर हटाते, डाइपर चेंज करते समय, आपको डाइपर चेंज करते समय हार्नेस हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि हार्नेस डाइपर के ऊपर से होती है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मैंने ये बोला आपसे कि आपको हार्नेस हटानी पड़ेगी डाइपर को चेंज करते समय, और कोई तरीका नहीं है, आप डाइपर को फीमोरल वेन से एंटर नहीं कर सकते और फिर वापस निकाल लाओ बाहर। आपको डाइपर लगाना है तो हार्नेस हटाओ। तो ये बात तो एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला। अगर पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, इसलिए ए इसका आंसर तो नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे? और बताओ, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका आंसर जो है मैं बता दूं, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। सरोज जाकर ने दिया इसका आंसर सही, खुशी सैन ने इसका आंसर सही दिया है, और किस किसने इसका आंसर सही दिया है? हिंदी में समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चे। और ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये कौन है? जितेंद्र ने इसका आंसर डी दिया है, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं, जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है वो एकदम से गलत है, वो एकदम से गलत है डी वाले। उसने डी वाला कैसे गलत है वो मैं बताता हूं कि डी वाला गलत है। अब ए वाले हट जाओ, डी वाले आगे आ जाओ। सब लोग हाथ खड़े करो। डी वाले कौन कौन है? बहुत बढ़िया। तो अब ये देखते हैं कि डी कैसे गलत है, ठीक है बच्चे। द हार्नेस शुड कीप माई बेबी लेग बेंट एंड स्प्रेड आउट। ये तो साफ दिख रहा है बेटा हार्नेस में कि घुटने मुड़े होते हैं और थाइस दूर होती हैं। अगर वो ये कह रहा है, कोई पेरेंट्स ये कह रहे हैं, अगर कोई पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि इस हार्नेस को लगाने से मेरे बच्चे के घुटने मुड़ जाएंगे और थाइस दूर हो जाएगी, तो सही तो कह रहे हैं। ऐसा ही तो होता है हार्नेस में। आपने कहा कहाँ होता है? देख लो, घुटने मुड़े हुए हैं और पैर दूर हैं, यही तो है हार्नेस। फिर ये क्या सोच के आंसर दिया तुमने? मतलब पेरेंट्स बोले तो गलत, तुम बोले तो सही। ऐसा मत करो बच्चे, पेरेंट्स भी तो सही बोल रहे हैं। तो इसका आंसर ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर डी भी नहीं है, तो ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। अब जो लगाओ कौन कौन से आंसर हो सकते हैं और बताओ। अपना तो सी है, नर्सिंग ऑफिसर ने कहा अपना तो सी है। चलो मैं बता देता हूं, अपना सी है। और वो सी क्या कह रहा है? आई विल इंस्पेक्ट द स्किन अंडर स्ट्रेप एवरी 2 to 3 times डेली। ये कह रहा है कि मैं स्ट्रिप को 2 से 3 बार दिन में चेक करूंगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपको दिन में 2 से 3 बार स्किन को अंडर चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको ब्रेस हटानी नहीं है जब तक कि ब्रेस का डाइपर न बदलो। एक बार ही लगाना है जब वो डाइपर चेंज कर रहा हो। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा आंसर क्या? आई विल एडजस्ट द हार्नेस। ओके, आई विल एडजस्ट द हार्नेस, आई विल एडजस्ट द हार्नेस। पेरेंट्स कह रहे हैं मैं इस हार्नेस को एडजस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं है। हर 3 से 5 दिन में, हर 3 से 5 दिन में मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। पहली बात, आप एडजस्ट नहीं करोगे। पेरेंट्स तो कतई डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स को एडजस्ट नहीं करना है तो कौन करेगा? हेल्थ केयर टीम का मेंबर करेगा। क्यों? पेरेंट्स को करने में क्या है? अगर पेरेंट्स ने गलत एडजस्ट कर दिया, अगर पेरेंट्स ने गलत एडजस्ट कर दिया तो कई सारी नर्व डैमेज हो सकती हैं और कई प्रकार की मस्कुलर प्रॉब्लम आ सकती हैं और अवस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है। इसलिए उन्हें एडजस्ट नहीं करना है। एडजस्ट कौन करेगा? एडजस्ट कौन करेगा? हेल्थ केयर टीम वाला करेगा। तो आपने कहा एडजस्ट बाय कौन बच्चे? हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर टीम है वो वाले करेंगे बेटा एडजस्ट। तो समझ में आया? तो इसका मतलब है पेरेंट्स अगर ये कह रहा है कि आई विल एडजस्ट, नहीं आई विल, तुम कैसे कर दोगे बे? तुमने थोड़ी नर्सिंग की है।
तुम नहीं कर सकते, नर्सिंग वाला करेगा या कोई और करेगा। तो आपने कहा एडजस्ट कौन करेगा? हेल्थ केयर टीम का मेंबर करेगा। सत्य वचन, इतना समझ में आया? आपने कहा चलो ठीक है सर। और एवरी 3 to 5 डे, हर 3 से 5 दिन में नहीं करते हैं इसको, हर 3 से 5 दिन में नहीं करते हैं। आपने कहा सर कब हार्डनेस को एडजस्ट कब करना होता है? एडजस्ट करते हैं बेटा एवरी 1 to 2 वीक्स, हर 1 से 2 वीक में एडजस्ट की जाती है, हर 1 से 2 वीक में एडजस्ट की जाती है। ये याद रखना है बच्चे, ठीक है। तो आपने कहा इट विल इन दैट कंडीशन एवरी 1 to 2 वीक वी विल एडजस्ट द विच वन स्ट्रिप। और याद रखना इसको हेल्थ केयर टीम वाले एडजस्ट करेंगे, आप घर बैठकर एडजस्ट मत करना। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा इट इंस्पेक्ट द स्किन अंडर स्ट्रैप एवरी 2 to 3 आवर्ली। तो कह रहा स्ट्रिप को हर 2 से 3 घंटे में चेक करना होता है, उतार के चेक नहीं करना है, चेक करना है। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है।